हेलो दोस्तों, आज आप लोगों के लिए मैं फाइंड क्लासेस पर एक विज्ञान का साइंस का नया टॉपिक लेके आया हूँ। विज्ञान का और साइंस का नया टॉपिक लेके आया हूँ। आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्लोरोप्लास्ट। कौन सा टॉपिक रहेगा? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? क्लोरोप्लास्ट। इसके बारे में अपन बात करते हैं। क्लोरोप्लास्ट, आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? क्लोरोप्लास्ट रहेगा। इसके बारे में अपन बात करते हैं। क्लोरोप्लास्ट का ये जो क्लोरोप्लास्ट है, ये पादप कोशिकाओं का मुख्य गुण है। पादप कोशिका का मुख्य गुण है, यानी हम ये कह सकते हैं कि जंतु कोशिका और जंतु एनिमल सेल और पादप सेल में मुख्य अंतर है ये। यानी ये जो क्लोरोप्लास्ट है, या हम कह सकते हैं हरित लवक, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? हरित लवक। ये जो हरित लवक होता है, ये केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। इसका काम होता है, ये सूर्य से आने वाली प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। यानी ये केवल पादप में पाया जाता है, या शैवाल में मिलता है, या किस में मिलता है? शैवाल के अंदर। ये किसके अंदर मिलता है? शैवाल। यानी वो सभी जीव पृथ्वी पर जो स्वपोषी होते हैं। क्या होते हैं? स्वपोषी। स्वपोषी का अर्थ होता है जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? स्वपोषी कहलाते हैं। और ये अपना जो जंतु भोजन अपना स्वयं बनाते हैं, उनमें विशेष लक्षण होता है कि उसमें क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट। यानी क्लोरोप्लास्ट की सहायता से ही ये जंतु, या हम कह सकते हैं जितने भी जीव है या पादप है, वो क्या बनाते हैं? पृथ्वी पर भोजन बनाते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा, ठीक है, चल रहा था, ये देख रहा था चल रहा है या नहीं चल रहा। हाँ, अब हम बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट की, कि सर्वप्रथम क्लोरोप्लास्ट के बारे में किसने बताया था? तो सर्वप्रथम जो क्लोरोप्लास्ट था, उसका श्रेय सिम्पर को जाता है, जिसका पूरा नाम है एड्रियास सिम्पर। ठीक है, ये एड्रियास सिम्पर एक वैज्ञानिक था जिसने सर्वप्रथम क्लोरोप्लास्ट की क्या की थी? खोज की थी। क्लोरो का अर्थ होता है हरा। क्लोरो का अर्थ क्या होता है? हरा। और प्लास्टोस का अर्थ क्या होता है? गठित या निर्मित, यानी हरे पदार्थ से गठित या निर्मित संरचना, जिसे हम क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट। इसके बाद अपन बात करते हैं कि सर ये जो क्लोरोप्लास्ट है, आज हम इस वीडियो में क्लोरोप्लास्ट के बारे में, इसके प्रमुख भागों के बारे में पढ़ेंगे, और इसकी संरचना और इसके कार्य के बारे में पढ़ेंगे। यानी जो प्रमुख भाग है वो संरचना के अंतर्गत आ जाएंगे। तो हम प्रमुख भाग के बारे में बात करें तो जिस प्रकार मैंने कल भी बताया था आप लोगों को कि जो क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया है, उसी प्रकार क्लोरोप्लास्ट भी दो झिल्लियों द्वारा आवृत संरचना है। कितनी झिल्लियों द्वारा? दो झिल्लियों द्वारा आवृत संरचना है। यानी इसमें दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। ये दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। ये क्या है? दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। ये पादप कोशिका में पाया जाता है। पादप कोशिका की पत्ती में मिलता है। कहां पर मिलता है? पादप कोशिका की पत्ती की कोशिका में मिलता है। पादप कोशिका की पत्ती की कोशिका में मिलता है। ठीक है, किसमें मिलता है? पादप कोशिका की पत्ती की कोशिका में मिलता है। अब हम बात करते हैं कि संरचना में, इसकी जो संरचना है वो दोहरी झिल्ली कोशिकांग है। यानी इसमें कितनी झिल्लियां पाई जाती है? दो झिल्लियां पाई जाती हैं। दोनों झिल्लियों के बाहरी झिल्ली को क्या बोलते हैं? आउटर मेम्ब्रेन। और अंदर वाली झिल्ली को क्या बोलते हैं? इनर मेम्ब्रेन। और इन दोनों झिल्लियों के बीच का जो स्पेस होता है वो क्या कहलाता है? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। अब हम बात करते हैं इसकी संरचना की। इसकी बात करते हैं, इसकी संरचना पर चलते हैं डायरेक्ट। ठीक है, ये इसका डायग्राम है, इस पर हम देखते हैं। ठीक है, ये इसकी सबसे बाहरी झिल्ली होगी, जिसे हम आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? आउटर मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? जिसे हम आउटर मेम्ब्रेन। ये इसकी क्या होगी? बाह्य झिल्ली। क्या होगी? इसकी कौन सी झिल्ली होगी? बाह्य झिल्ली। कौन सी झिल्ली होगी? बाह्य झिल्ली।
जैसा कि इसमें दिखा रखा है, ये रहा, इसमें दिखा रखा है बाह्य झिल्ली, ये आपको दिखाई दे रहा होगा बाहरी झिल्ली। और बाह्य झिल्ली के जस्ट नीचे क्या पाया जाता है, आंतरिक झिल्ली। बाह्य झिल्ली पर भी छिद्र पाए जाते हैं, आंतरिक झिल्ली पर भी क्या पाए जाते हैं, छिद्र। यानी ये कोशिका द्रव से जोड़ने के काम, कोशिका द्रव को माइटोकॉन्ड्रिया के क्लोरोप्लास्ट के द्रव से जोड़ती है। यानी हम कह सकते हैं कि बाहरी झिल्ली होती है वो पारगम्य होती है, जबकि आंतरिक झिल्ली होती है वो चयनात्मक पारगम्य होती है। कैसी होती है, चयनात्मक पारगम्य। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो आंतरिक झिल्ली होती है, चयनात्मक पारगम्य का अर्थ होता है कुछ चयनित पदार्थों को ही इसके अंदर आने देती है। यानी कोशिका द्रव से कुछ चयनित पदार्थ ही इस झिल्ली से होते हुए क्लोरोप्लास्ट के द्रव में आ जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट के द्रव को हम कहते हैं स्ट्रोमा। क्या कहते हैं, ये थोड़ा सा गलत है, ये नहीं होता स्ट्रोमा, ठीक है, ये स्ट्रोमा यानी आंतरिक झिल्ली की तरफ रंगहीन जो द्रव होता है वो क्या कहलाता है, स्ट्रोमा कहलाता है। स्ट्रोमा जेली समान द्रव होता है। और इस द्रव के अंदर आप देखते हो कि सिक्कों के ढेर में, एक के ऊपर एक सिक्कों के ढेर में थाइलेकोइड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, थाइलेकोइड। ये सिक्कों के ढेर में, यानी एक सिक्का क्या कहलाता है, थाइलेकोइड कहलाता है। बहुत सारे सिक्के एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होकर चट्टों का निर्माण करता है, उस पूरे चिट्ठे को क्या कहते हैं, ग्रेना। क्या कहते हैं उसको, ग्रेना, ठीक है। उस पूरे चिट्ठे को क्या कहते हैं, चट्टे को ग्रेना कहते हैं। जो अपन देखते हैं कि प्रकाश को अवशोषित करने वाला प्रमुख भाग यदि हम बात करें हरित लवक का, तो वो कौन सा होता है, थाइलेकोइड। कौन सा होता है, थाइलेकोइड। इसी थाइलेकोइड के ऊपर छोटी छोटी संरचना के रूप में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, जो प्रकाश को अवशोषित करके उसको रासायनिक प्रकाशीय ऊर्जा को किस में बदलता है, रासायनिक ऊर्जा में। यानी ये जो थाइलेकोइड होता है, इसी थाइलेकोइड के ऊपर आगे मैं आपको एक डायग्राम और दिखाऊंगा, उस डायग्राम में स्पष्ट रूप से थाइलेकोइड के ऊपर छोटी छोटी यूनिट पाई जाती है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। ये क्लोरोफिल क्या करती है, प्रकाश को अवशोषित, प्रकाश जब इसके ऊपर गिरता है तो ये एक्टिव हो जाती है और उस समय ये किसका निर्माण करता है, भोजन का निर्माण करता है। यानी प्रकाशीय ऊर्जा को किसमें बदलता है, रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो ग्रेना होते हैं, ये जो चट्टे होते हैं, ये इस स्ट्रोमा के अंदर इसी प्रकार से व्यवस्थित नहीं होते। इनको स्थिर रखने के लिए इनके बीच बीच में एक संरचना पाई जाती है जिसे स्ट्रोमा लेमिला कहते हैं। क्या कहते हैं, स्ट्रोमा लेमिले। यानी इसके कोशिका द्रव में, या हम ये कह सकते हैं इसके स्ट्रोमा के अंदर जो इसका क्लोरोप्लास्ट का द्रव होता है, इसके अंदर ये थाइलेकोइड के चट्टे ढेर ग्रेना के रूप में पाए जाते हैं। इन्हें स्थायी रखने के लिए इनके बीच में छोटी छोटी संरचना इनको जोड़े रखती है, उस संरचना को क्या कहते हैं, स्ट्रोमा लेमिले। अब यदि हम बात करें तो इसके अंदर ये जो आपको थाइलेकोइड दिखाई देता है, फोटोसिंथेसिस जब बढ़ेंगे अपन, क्लोरोप्लास्ट का क्या महत्व आता है फोटो सिस्टम में, या अपन प्रकाश संश्लेषण पढ़ेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे कि फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड दोनों के दोनों किस में पाए जाते हैं, थाइलेकोइड में पाए जाते हैं। और इसके अंदर हम देखते हैं कि चक्रीय अचक्रीय रिएक्शन चलती है, नॉन साइक्लिक रिएक्शन चलती है, जिसे हम जड़ स्कीम कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे हम जड़ स्कीम। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि ये जो स्ट्रोमा लेमिले है, इसके अंदर पीएस फर्स्ट सेकंड फर्स्ट नहीं होता, जिसके कारण इसमें चक्रीय साइकिल चलता है। क्योंकि अब यदि इसके बाद अपन बात करें कि इसके अंदर प्रकाशीय रासायनिक अभिक्रिया चलती है, यानी जो प्रकाश आता है उसमें प्रकाश संश्लेषण में दो प्रकार की रिएक्शन होती है, एक डार्क रिएक्शन और एक लाइट रिएक्शन। जो लाइट रिएक्शन होती है वो इसी थाइलेकोइड में चलती है, जबकि डार्क रिएक्शन है वो इस स्ट्रोमा में चलती है। किस में चलती है, स्ट्रोमा में। तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में दो प्रकार की रिएक्शन चलती है, एक लाइट रिएक्शन यानी प्रकाशीय अभिक्रिया, एक कौन सी, प्रकाशीय अभिक्रिया, दूसरी कौन सी, अप्रकाशीय। दूसरी कौन सी, अप्रकाशीय अभिक्रिया, अप्रकाशीय अभिक्रिया। यानी ये प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है, ये बिना प्रकाश के भी संपन्न हो सकती है, क्योंकि अप्रकाशीय अभिक्रिया इस प्रकाशीय अभिक्रिया के उत्पाद पर निर्भर करती है। 2 मिनट। प्रकाशीय अभिक्रिया प्रकाशीय अभिक्रिया के जो भी प्रोडक्ट होते हैं
वो प्रोडक्ट अप्रकाशीय अभिक्रिया के लिए कच्चे पदार्थ के रूप में उपयोग होते हैं। यानी अप्रकाशीय अभिक्रिया हम ये कह सकते हैं कि प्रकाश पर निर्भर नहीं करती, ये तो प्रकाशीय अभिक्रिया के जो उत्पाद होते हैं उन पर निर्भर करती है। हमारा पॉइंट चल रहा था थाइलेकोइड, यानी ये जो हरित लवक होता है इसकी मुख्य इकाई हम किसको बोल सकते हैं, थाइलेकोइड को। यदि आपके पास में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि थाइलेकोइड हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट की इकाई किसे कहते हैं, तो हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट की इकाई क्या होती है, थाइलेकोइड। कौन सी होती है, थाइलेकोइड, जिसके अंदर कौन सी रिएक्शन चलती है, प्रकाशीय रासायनिक अभिक्रिया। उसके बाद अपन बात करें तो ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसका खुद का अपना एक डीएनए होता है और इसके अंदर प्रोटीन निर्माण करने की क्षमता पाई जाती है, प्लस इसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि लिपिड पाए जाते हैं, स्टार्च पाए जाते हैं, ये सब कुछ इसके अंदर मिलेंगे आपको। लिपिड की कण पाए मिलेंगे, स्टार्च के कण मिलेंगे। इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट जो इसका डीएनए होता है उस डीएनए को हम क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट डीएनए। क्या बोलते हैं उसको, क्लोरोप्लास्ट डीएनए। जैसे हमने उसको बोला था ना माइटोकॉन्ड्रिया में एम्प्टी डीएनए, उसी प्रकार इसी को हम क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट डीएनए। अब हम बात करते हैं इसकी सर थाइलेकोइड की, यानी क्लोरोप्लास्ट में महत्वपूर्ण अंग की कौन सा होता है, थाइलेकोइड। अब हम बात करते हैं थाइलेकोइड की। जैसा कि मैंने बताया था ये सिक्कों के ढेर में चपटे होते हैं, एक के ऊपर एक लगे रहते हैं, तब जाकर किसका निर्माण करते हैं, ग्रेना का निर्माण करते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, क्लोरोफिल की। ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है तुम लोगों को स्पष्ट रूप से, ये देखो सिक्कों की ढेर के रूप में व्यवस्थित है, ये देखो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ये दोहरी झिल्ली होगी क्लोरोप्लास्ट की, ये बाहर वाली झिल्ली, ये अंदर वाली झिल्ली, ये सिक्कों का ढेर हो गया, एक के ऊपर व्यवस्थित है। ये सिक्कों का क्या हो गया, ढेर हो गया, एक के ऊपर एक व्यवस्थित है, ठीक है। ये सिक्कों का ढेर क्या कहलाता है, ग्रेना कहलाता है। और ये जो एक सिक्का होता है वो क्या कहलाता है, थाइलेकोइड। और इस थाइलेकोइड पर क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। ये देखो इसमें दिखाई दे रहा है आपको ये वाली संरचना, ये अपने आप में एक क्या होता है, क्लोरोफिल। ये अपने आप में एक क्या होता है, क्लोरोफिल। ये क्या करता है, प्रकाश को अवशोषित करके एक्टिव होता है और प्रकाशीय ऊर्जा को किसमें बदलता है, रासायनिक ऊर्जा में। जैसा कि दिखा रखा है आपको इस पर, ये क्लोरोफिल अणु है। ये कौन सी, ये पता है आपको ये वाली भित्ति कौन सी है, ये भित्ति है थाइलेकोइड की। किसकी है, थाइलेकोइड की। किसकी भित्ति है, थाइलेकोइड की भित्ति है ये, ठीक है। अब हम बात करते हैं, थाइलेकोइड की भित्ति है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, एक आपको वीडियो दिखाता हूं कि ये एक्चुअल में जो थाइलेकोइड है या क्लोरोप्लास्ट है ये पाया कहाँ जाता है। ये चलेगा तो मैं आपको दिखाता हूं, नहीं चलता है तो फिर बात अलग है। शायद यहाँ इसमें नहीं चलेगा, इस बोर्ड पर ये वीडियो नहीं चलेगा। एक मिनट, अब बात करते हैं। चल नहीं रहा है वीडियो, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके महत्वपूर्ण संरचना के प्रमुख भागों की। जैसे कि मैंने पहले बता चुका हूं आपको, बाहरी और आंतरिक भित्ति, झिल्ली, बाहरी और आंतरिक झिल्ली। क्लोरोप्लास्ट दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ अंगक होता है। बाहरी झिल्ली की बात करें तो ये पारगम्य होती है और बड़े अणुओं को भी अंदर आने देती है। आंतरिक झिल्ली की बात करें तो ये अधिक चयनात्मक होती है, यानी एरे गिरे को अंदर नहीं घुसने देती तथा स्ट्रोमा के भीतर पदार्थों का परिवहन नियंत्रित करती है। क्वेश्चन आता है ये कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो कोशिका द्रव से पदार्थ अंदर की तरफ जाते हैं उनका नियंत्रण कौन करता है, तो आंतरिक झिल्ली। दोनों के बीच का स्थान क्या कहलाता है, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, अंतः झिल्ली का अवकाश। उसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रोमा की। उसके बाद हम किसकी बात करते हैं, स्ट्रोमा की। जो उसका कोशिक द्रव होता है, क्लोरोप्लास्ट द्रव, उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। क्या बात कर, स्ट्रोमा बोलते हैं, इसके बारे में अपन बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये रंगहीन द्रव होता है, प्रोटीन से भरपूर पदार्थ पाया जाता है, जिसे हम मैट्रिक्स भी बोलते हैं, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए डार्क रिएक्शन, यानी हम ये कह सकते हैं अप्रकाशीय अभिक्रिया इसी भाग में होती है, यानी केल्विन चक्र इसी भाग में होता है। अप्रकाशीय अभिक्रिया कौन सी, अप्रकाशीय अभिक्रिया। प्रकाशीय अभिक्रिया कहां संपन्न होती है, थाइलेकोइड में। कहां संपन्न होती है, थाइलेकोइड में। अन्य तत्वों की बात करूं जो स्ट्रोमा में उपस्थित होते हैं,
तो उसका अपना खुद का डीएनए होता है। इसके अंदर राइबोसोम पाया जाता है, 70 प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। विभिन्न प्रकार के एंजाइम मौजूद होते हैं। इस प्रकार ये सभी, ये जितने भी तत्व या जितने भी पदार्थ इसमें पाए जाते हैं, उनकी विशेषता के कारण ये एक प्रकार का अर्धस्वायत्त कोशिकांग है। किस प्रकार का कोशिकांग है? अर्धस्वायत्त कोशिकांग। ये क्वेश्चन भी आता है कि कोशिका के अंदर कौन सा कोशिकांग अर्धस्वायत्त है। यहाँ पर अर्धस्वायत्त का अर्थ होता है कि इसका आधा काम तो ये खुद कंट्रोल करता है, जबकि आधा काम इसका कौन कंट्रोल करता है? केंद्रक। यानी जैसे डीएनए से डीएनए निर्माण करना, राइबोसोम द्वारा प्रोटीन का निर्माण करना, ये कुछ काम ये स्वयं नियंत्रित करता है, जबकि कुछ काम इसका कौन नियंत्रित करता है? केंद्रक नियंत्रित करता है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? अर्धस्वायत्त, सेमी ऑटोनोमस। क्या बोला जाता है? अर्धस्वायत्त या सेमी ऑटोनोमस केंद्रक। उसके बाद में हम बात करते हैं कि स्ट्रोमा में प्रमुख रूप से पाए जाने वाला भाग कौन सा होता है? वो होता है थाइलेकोइड। कौन सा होता है? थाइलेकोइड। परिभाषा और संरचना की बात करें तो थाइलेकोइड चपटी थैली जैसी डिस्क के आकार की झिल्लीदार संरचना होती है। कैसी संरचना होती है? झिल्लीदार, जो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में स्थिर होती है और स्थिर रखने के लिए इसके बीच में स्ट्रोमा लेमिले पाए जाते हैं। ग्रेना निर्माण की बात करें तो ये जो थाइलेकोइड है, यही सिक्कों के रूप में एक के ऊपर एक व्यवस्थित होती है और किसका निर्माण करती है? ग्रेने का निर्माण करती है। जब थाइलेकोइड एक के ऊपर एक सिक्कों के ढेर के रूप में, यानी जो कॉइन आते हैं, कॉइन जैसे मान लो बात करते हैं, 1 रुपए का सिक्का हो गया, 1-1 रुपए के 10 सिक्के यदि अपन इकट्ठा करते हैं तो वो 10 रुपए के सिक्कों का जो बंडल है वो तो ग्रेना कहलाता है, जबकि एक जो सिक्का होता है वो क्या कहलाता है? थाइलेकोइड। क्या कहलाता है वो? थाइलेकोइड। एक मिनट थोड़ा सा इसमें, वो क्या कहलाता है? थाइलेकोइड। ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं किसके बारे में? ये ग्रेना हो गया। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका। अब हम यदि बात करें तो जो थाइलेकोइड होती है उसकी झिल्ली पर क्लोरोफिल अणु पाया जाता है, जो हरा वर्णक होता है, इसीलिए इसका रंग हरा होता है, जो सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है और उसमें उसको किसमें बदलता है? रासायनिक ऊर्जा में। अब हम बात करते हैं लाइट रिएक्शन के केंद्र के बारे में बात करें तो प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश पर निर्भर अभिक्रिया, जिसमें सौर ऊर्जा को किसमें बदला जाता है? रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। यह क्रिया थाइलेकोइड की झिल्ली में संपन्न होती है। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये जो थाइलेकोइड होता है ये क्लोरोप्लास्ट का प्रमुख अंग है, जिसके ऊपर क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। और ये प्रकाश, सूर्य से आने वाले प्रकाश को अवशोषित करता है, उसको किसमें कन्वर्ट करता है? रासायनिक ऊर्जा में। किसमें कन्वर्ट करता है? रासायनिक ऊर्जा में। अब हम बात करते हैं स्ट्रोमा लेमिले। पहले भी आपको बता चुका हूं, स्ट्रोमा लेमिले का काम क्या होता है कि जो ढेर होते हैं, थाइलेकोइड के ढेर जो ग्रेना के रूप में होते हैं, वो स्ट्रोमा के अंदर इधर उधर नहीं हिले, इधर उधर नहीं जाए, उसको स्थायी रखने के लिए दो जो ग्रेना है उनको जोड़ने के लिए जो बीच का हिस्सा होता है, फित्ते के समान संरचना होती है, उस संरचना को क्या कहते हैं? स्ट्रोमा लेमिले। स्ट्रोमा लेमिले के अंदर भी प्रकाशीय अभिक्रिया संपन्न होती है। वो प्रकाशीय अभिक्रिया कौन सी होती है? चक्रीय प्रकाशीय अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? चक्रीय प्रकाशीय अभिक्रिया। जबकि हम बात करें किसके बारे में? थाइलेकोइड में। तो थाइलेकोइड में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होती है? अचक्रीय जड़ स्कीम संपन्न होती है। इसके बारे में अपन प्रकाश संश्लेषण के बारे में, प्रकाश संश्लेषण का जब टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में बात करेंगे। अब बात करते हैं स्ट्रोमा लेमिले की। तो थाइलेकोइड को अलग अलग ढेरों आपस में जोड़ने वाली नलिका रूपी झिल्ली को क्या कहा जाता है? स्ट्रोमा लेमिले कहा जाता है, जो संरचनात्मक स्थिरता प्रदान करती है। यानी इसको क्या प्रदान करती है कि स्ट्रोमा के अंदर ये थाइलेकोइड की ढेर है, जो ग्रेना है, वो स्थायी रूप से क्या रहे? स्थिर रहे। इसके बाद अपन बात करते हैं किसकी? ग्रेना की। किसकी बात करते हैं? ग्रेना की। यानी जो थाइलेकोइड है वो सिक्कों के ढेर के रूप में व्यवस्थित होते हैं, उस पूरे समूह को हम क्या बोलते हैं? ग्रेना कहते हैं। ठीक है। देखो थाइलेकोइड एक के ऊपर सिक्कों के रूप में व्यवस्थित रहते हैं, उस पूरे समूह को क्या कहा जाता है? ग्रेना कहा जाता है। ठीक है। कार्य की बात करूं तो ग्रेना प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करके मुख्य केंद्र तक पहुंचाती है। यानी ये कह सकते हैं कि इसके अंदर चक्रीय प्रकाश फास्फोलिकरण प्रक्रिया होती है, फोटो फास्फोलिकरण प्रक्रिया होती है, जिसके द्वारा ये क्या करता है? NADPH2 का निर्माण करता है और किसको भेजता है?
एटीपी और एनएडीपी वस्तु का निर्माण करता है, या एटीपी की ऊर्जा का निर्माण करता है, जो किसको भेजता है, थाइलेकोइड को भेजता है। अब हम बात करते हैं स्ट्रोमा लेमेले की। ये झिल्लीदार नलिकांग है जो अलग अलग रेणुओं को आपस में जोड़ता है, जो पहले मैं भी आपको बता चुका हूं। इसके बाद अपन बात करते हैं इसके कार्य की, कि एक्चुअल में क्लोरोप्लास्ट का कार्य क्या है। वैसे तो मैं आपको बहुत सही तरीके से बता चुका हूं कि एक्चुअल में इसका क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होता है, कि प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना और उसको किसमें बदलना, रासायनिक ऊर्जा में बदलना। और ये काम मुख्य रूप से कौन करता है, थाइलेकोइड। और थाइलेकोइड के ऊपर कौन उपस्थित होता है, क्लोरोफिल। वो उस ऊर्जा को अवशोषित करता है और प्रकाश ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट करता है, रासायनिक ऊर्जा में। अब हम बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट के मुख्य कार्य के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, कार्य के बारे में। तो क्लोरोप्लास्ट का मुख्य काम क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण करना, यानी प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से क्या बनाना, भोजन बनाना, यानी ग्लूकोज बनाना। यानी सीधी डायरेक्ट ये बात है कि प्रकाश ऊर्जा को किसमें बदलना, रासायनिक ऊर्जा में। किसमें बदलना, रासायनिक ऊर्जा में। उसके बाद हम बात करते हैं ऊर्जा का वितरण करना, यानी प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना। ये भी एक ही बात है, ज्यादा अंतर नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं ऑक्सीजन का उत्पादन। ये इंपोर्टेंट है, ये हमारे लिए इंपोर्टेंट है। हम कहते हैं ना, पादप हमारे लिए जीवनदाता है। उसी प्रकार हम ये कहते हैं कि पादपों से ऑक्सीजन का निर्माण होता है, यानी ये CO2 प्लस H2O को प्रकाश की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में हरित लवक द्वारा किसमें बदलता है, C6H12O6 प्लस किसका निर्माण होता है, ऑक्सीजन का। और साथ में किसका निर्माण होता है, थोड़ा जल भी बनता है। तो हम ये कहते हैं कि ये ऑक्सीजन और भोजन दोनों हमारे लिए क्या है, उपयोगी है। और ये काम कौन करता है, आपका थाइलेकोइड। कौन करता है, थाइलेकोइड। थाइलेकोइड के ऊपर कौन उपस्थित होता है, क्लोरोफिल, जो प्रकाश को अवशोषित करता है, एक्टिव होता है, उसको रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। उसके बाद अपन बात करते हैं कि अमीनो एसिड, फैटी एसिड, विभिन्न प्रकार के लिपिड का भी निर्माण करता है। ओके, ये मेरे हिसाब से आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पूरा वीडियो मैंने आपको बता दिया है। मेरा ये जो हरित लवक का वीडियो है, यदि आपको पसंद आया तो मेरे वीडियो को शेयर करें और मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही आपको अलग अलग ऑर्गन्स के या साइंस के छोटे छोटे टॉपिक मिलते रहेंगे। जब मेरे इस YouTube चैनल पर 1000 सब्सक्राइब हो जाएंगे, उसके बाद में मैं लॉन्ग टाइम या पूरी क्लास डालूंगा किसी विशेष टॉपिक की। जैसे सेल बायोलॉजी हो गया, सेल बायोलॉजी फर्स्ट हो गया, सेल बायोलॉजी सेकंड हो गया, 11वीं क्लास के, 12वीं क्लास के, 10वीं क्लास के टॉपिक डालूंगा। बोर्ड का पूरा सिलेबस इसी टॉपिक पर करवाऊंगा, सॉरी इसी फाइंड क्लासेस के यूट्यूब पर करवाऊंगा। ओके, धन्यवाद आप लोगों का, आप लोगों ने टाइम दिया। फाइंड क्लासेस को सब्सक्राइब करें। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए आंतरिक अभिप्रेरणा बन सकता है, मोटिवेशन बन सकता है। ठीक है, धन्यवाद।